Hello students, this is Professor Meet Sachdev from JK Shah classes. Welcome to Yodha batch, all CS ET November 23 aspirants. बच्चा लोग, once again we are back with something unique, something new for all the students of CS EET. Last time हमने रामबाण सीरीज किया था. हमारे YouTube चैनल पे प्लीज डोंट मिस दोज वीडियोज एज वेल एंड डेफिनेटली ये योद्धा बैच भी आपको देखना है. In this batch, in this video, we are going to talk about Indian Contract Act 1872 के सारे जो past exam questions है उसके बारे में, along with the reasons, क्या questions आए थे, क्या answer है, क्या reason है, everything. Okay? So, without wasting much time, चलो शुरू करते हैं. I hope this is beneficial. If you like it, सिर्फ एक thank you बोल देना comment में, that's it. चलो शुरू करते हैं. Now friends see, सबसे पहले we are taking questions from Jan 22 exam and यहाँ पे बोला है insurance contract is an example for which of the following types of contract. तो friends insurance contract जो होता है वो कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा होता है? तो इसका आंसर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज फ्रेंड्स एज यू नो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस मे हैपन, मे नॉट हैपन, है कि नहीं? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी परफॉर्मेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? बिकॉज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. यस, तो बच्चा लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इंश्योरेंस ले लिया फायर का, फायर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है. सो नाउ टेल मी इन दिस केस क्या मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? मेरा ऑब्लिगेशन है प्रीमियम पे करना. What is the obligation of insurance company? Insurance company का obligation है to give me the claim money. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा देगा क्या? ये बात श्योर है? तो आंसर इज नो. इंश्योरेंस कंपनी may perform, may not perform. It depends on happening or non happening of future uncertain event. तो कौन सा है वो इवेंट जिसपे इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है? तो आंसर इज फायर. यस, इफ फायर हैपन्स तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव मी द क्लेम मनी. नो फायर, नो परफॉर्मेंस, राइट? सो ऐसी बात यहां पे होती है, तो इसलिए उसका आंसर इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उसके बाद आप देखते हो क्या लिखा है. ए अर्जेस बी टू प्रिंट लाइबेलियस मैटर अगेंस्ट सी. गलत कर रहा है तो यार, है ना? उसके अगेंस्ट मैटर प्रिंट करने को बोल रहा है. नाउ एज ए हैड सम पर्सनल एनमाइटी विथ हिम, बी एग्रीज, बी ने हाँ बोल दिया, and A promises to pay him 20,000 rupees for the same. अब B ने B printed the matter, लेकिन A ने पैसा नहीं दिया. A fails to pay money to B. Now B decides to sue A. कैसी बातें कर रहे हैं दोनों? एक तो गलत काम के लिए एग्रीमेंट करते हैं, ऊपर से sue करने की भी बात कर रहे हैं, राइट? So which of the following options, क्या लगता है आपको, is most appropriate for the given scenario? तो यहां पे तो क्लियरली बात समझ में आ रही है कि दिस इज अ मैटर ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, है कि नहीं बात? यस. तो यहां पे जो प्रॉमिस हुई है उसका क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये प्रॉमिस क्या है? वॉइड है कि नहीं? तो ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो यहां पे आपको दिखेगा द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल एंड फॉरबिडन बाय लॉ, देयरफॉर कैन नॉट क्लेम द मनी. सेकेंड ऑप्शन कहता है बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी एज ही हैड परफॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड पॉइंट बोलता है इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विद इलीगल कंसिडरेशन एंड सो बी कैन नॉट क्लेम द मनी. एंड लास्टली वी कैन नॉट sue A बिकॉज इफ A pays B then C can bring criminal case against A. तो बच्चा लोग यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज A. Yes, because this is a case of unlawful object, unlawful consideration. This is absolutely void. करेक्ट? तो गलत चीज का यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है. जैसे आपको पता है जब हम करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें हम पढ़ते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल. तो अगर ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ठीक है? देन अगला सवाल क्या कहता है? यू रिसीव एन एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विथ योर मॉर्निंग न्यूज़पेपर. Yes, that a particular shop in your locality is planning to arrange for an auction of their antique jewelry. You decide to visit the shop. This is an example for dash. तो friends, यहाँ पे जब आपके पास advertisement आता है
तो आपको पता है एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑल द एडवर्टीजमेंट्स आर इनविटेशन टू ऑफर, चाहे प्रोस्पेक्टस हो, चाहे डिस्प्ले ऑफ गुड्स हो, राइट कोई भी ऐसा लेटर हो जो आपको कुछ चीज़ के लिए इनवाइट करे, राइट तो ये सब क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, यस आपको पता है ये टॉपिक जो था एक ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, तो वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, यस तो उसके बाद हमारे पास है अब नवंबर 21 के क्वेश्चंस। मज़ा आ रहा है कि नहीं? यस इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। अगर आपको आंसर क्लिक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर अगेन, राइट एंड फिर से कोशिश करो सॉल्व करने की। द मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू डू, ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलिश हो जाओगे। एमसीक्यू सब्जेक्ट में यही सबसे खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, इसीलिए योद्धा बैच इज हियर, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द अग्रीमेंट्स मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर सेड टू बी डैश। तो फ्रेंड्स ये क्या है? नाउ यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आता है वॉइड। वाई वॉइड? बिकॉज फ्रेंड्स एक टॉपिक है दैट इज एग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड एज वॉइड, उसमें 5 अग्रीमेंट्स है जो डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। उसमें से जो 4th है, यस दैट इज सेक्शन 29, क्या कहता है वो कहता है अग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। जिस अग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टेन होता है, मतलब जिस अग्रीमेंट में पार्टीज आर नॉट क्लियर अबाउट देयर ऑब्लिगेशन, दैट अग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो यहां पे आंसर इज वॉइड। ऑल्सो जब आप पढ़ते हो एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी हमने एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा है। व्हाट इज दैट? हमने एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा है दैट इज द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, राइट तो यहाँ पे ये सर्टन नहीं है तो इसलिए ये वॉइड हो जाएगा। बिकॉज एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि वो सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पार्टीज को पता होना चाहिए उनका ऑब्लिगेशन क्या है, उस तरीके से, करेक्ट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समझो इफ आई एम अ ऑयल डीलर, मैं क्या बेचता हूँ? ऑयल बेचता हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे एक मेल लिखा, आपने मेल में क्या लिखा? डियर सर प्लीज सेंड ऑयल 10, थैंक यू। आपने लिख दिया डियर सर प्लीज सेंड ऑयल। अरे लेकिन कौन सा ऑयल, कितना ऑयल, कौन से क्वालिटी का ऑयल, कुछ बोला आपने? नहीं। तो आपने ये जो ऑफर बोला है प्लीज सेंड ऑयल थैंक यू, ये कैसा ऑफर है? अनसर्टन है, करेक्ट। मैंने भी लिख दिया ओके, भेज दिया आपको रिप्लाई, मतलब मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ये तो सुनना, आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में अग्रीमेंट बन गया, यस। लेकिन मुझे बताओ इस अग्रीमेंट में आर यू क्लियर अबाउट योर ऑब्लिगेशन? क्या आपको इस बारे में क्लैरिटी है कि आपको क्या परफॉर्म करना है? नो। क्या मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या परफॉर्म करना है? तो आंसर इज अगेन नो। तो यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है जहां पे पार्टीज का परफॉर्मेंस कैसा है? अनसर्टन है, इसीलिए ये क्या है? डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, ठीक है। Then next one is as per Indian Contract Act 1872 promises which form the consideration or part of consideration for each other are called as dash। तो फ्रेंड्स ये तो दिया है डेफिनेशन किसका? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का। यस आपको पता है सेक्शन 2, यस सबसेक्शन F। सो ये डेफिनेशन इज गिवन, आपको पता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? टू प्रोमिसेस व्हिच आर मेड इन कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, करेक्ट, फाइन। फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बात तो सही है, अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, registered under law and is made an account of natural love and affection between parties। तो बच्चा लोग आपको पता है कंसिडरेशन जो है वो असेंशियल एलिमेंट होता है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? अगर कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो दो लोग जो करते हैं आपस में अग्रीमेंट, उन दोनों को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना जरूरी है, बिकॉज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज को समथिंग इन रिटर्न नहीं मिलता है तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है कि नहीं? तो यहां पे भी तो वही बोला है कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये बात तो सही है। लेकिन फ्रेंड्स एज यू नो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस भी है।
है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो लिखा है अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, रजिस्टर्ड, लव एंड अफेक्शन, ये जो आप देख रहे हो कंडीशंस, ये तो है एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? यस, तो आप देख रहे हो ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ में आया कि भाई जनरली तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन अनलेस जो यहाँ पे बोला है इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसको वैलिड कंसिडर करना है, तो इट इज राइट। ठीक है, फिर आप देख रहे हो नेक्स्ट वन, दैट इज एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगेन बात तो सही है, अनलेस इट इज अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट wholly or impartly a person who has already voluntarily done something for the promiser। ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है अगेन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके एक्सेप्शंस है एज यू नो। तो उसके एक्सेप्शंस में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन, दैट इज प्रॉमिस टू पे कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। तो यस, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, तो ये भी वैलिड है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, देयरफॉर हमारा आंसर विल बी सी, दैट इज ट्रू ट्रू। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a dash। देखो फ्रेंड्स, अगर मेरा सामान ये नहीं है लेकिन फिर भी मैंने वो सामान अपने पास रख लिया, बात समझ में आ रहा है? क्या ये सामान मेरा है? नहीं। फिर भी मैंने इसको मेरे पास रख लिया, हाँ, तो क्या सामान मेरा हो गया? नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें रास्ते से अगर कुछ मिलता है नीचे से, तो वी बिकम व्हाट? वी बिकम फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है क्या वो होते हैं ओनर ऑफ गुड्स? नहीं, फाइंडर ऑफ गुड्स आर नेवर द ओनर ऑफ गुड्स, याद रखना। ठीक है, हम कौन है? हम सिर्फ वो पर्सन है जिसके पास चीज का पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमारा स्टेटस क्या होगा? हमारा स्टेटस ओनर वाला होगा? नहीं, तो हमारा स्टेटस होगा बेली वाला। अब तुम बोलोगे सर ये बेली कौन होता है? देखो फ्रेंड्स, बेलमेंट आपने पढ़ा होगा, बेलमेंट। ठीक है, दैट इज व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, ठीक है, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बेचा नहीं है सामान, गिफ्ट पे भी नहीं दिया है, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ट्रांसफर किया है। समझ में आ रहा है? जैसे अपन कपड़े आयनिंग के लिए देते हैं, तो वी आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी दैट इज कपड़े टू अ स्पेसिफिक पर्सन, लॉन्ड्री वाला। क्यों दिया उसको? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? आयनिंग पर्पस। as soon as the ironing work is done, that is as soon as the particular purpose is over, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो हमें प्रॉपर्टी लौटा देगा, है कि नहीं? तो आपको पता है ये जो एग्रीमेंट, इसको क्या कहते हैं? इसको बिलमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बिलमेंट में दो पार्टीज होती है, आपने देखा, एक तो वो पर्सन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, एंड दूसरा वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है। करेक्ट? तो द पर्सन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बेलर, and person to whom the property is transferred is called as bailey। yes, तो मुझे बताओ, जिसको आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था लॉन्ड्री वाले को, क्या वो ओनर था? नहीं। लेकिन क्या उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन था? यस। तो बेली उसे ही कहते हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी का सिर्फ कस्टडी हो, पोजेशन हो, ओनरशिप नहीं है। तो इधर भी ऐसा ही हुआ है कि अगर आपको कुछ सामान मिला है जो दूसरे को बिलोंग करता है, लेकिन आपने उसको अपने सिर्फ कस्टडी में रखा है, मतलब आपके पास सिर्फ उसका पोजेशन है, तो आपको स्टेटस मिलेगा बेली का। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर इज बेली। उसके बाद एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द क्वेश्चन व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन ईच पर्टिकुलर केस डैश। तो फ्रेंड्स ये क्या है? यहाँ पे बोला है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इन ईच पर्टिकुलर केस इज बेस्ड ऑन व्हाट? कस्टमरी प्रैक्टिस, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, और बेस्ड ऑन द ट्रेड यूसेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्यों? बिकॉज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, सो वो लॉ डिसाइड करता है व्हाट आर द रूल्स फॉर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 every agreement of which the object or consideration is unlawful is dash। तो भी बहुत क्लियरली समझ में आ रही है बात क्या,
कि अग्रीमेंट जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वॉइड, है कि नहीं? बिकॉज हमने पहले भी तो पढ़ा है क्या, कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये अनलॉफुल है तो ये वॉइड होने वाला है, वैलिड होने वाला नहीं है, करेक्ट? फिर बच्चा लोग नवंबर 21 के जो क्वेश्चंस है उसका सेट बी क्या कहता है। जैसे एग्जाम में सेट आते हैं, आपको पता है आपका एग्जाम अलग अलग टाइम पे हो सकता है, आपका और आपके फ्रेंड का एग्जाम अलग अलग टाइम पे हो सकता है, तो आपको आए सेट ए, उनको आए सेट बी, है कि नहीं? तो कॉल करके पूछना नहीं है भाई कौन सा सेट आया तेरे को, बता बता कौन सा क्वेश्चन आया, मेरे को भी वही आएगा, चलो मैं भी रेडी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अलग अलग सेट आते हैं, यस। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी लिमिटेड, यस, अ केस इज अ लीडिंग इलस्ट्रेशंस फॉर विच काइंड ऑफ ऑफर। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हमने समझा था जनरल ऑफर को, है कि नहीं? याद है आपको, क्लास में डिस्कस हुई थी ये बात। यस, कार्लिल जो था, ये कार्लिल एक लेडी का नाम था, मिसेस कार्लिल, एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी जो थी वो कंपनी थी जिसने अनाउंसमेंट किया था, मतलब उस वक्त वो इन्फ्लुएंजा स्प्रेड हो गया था, डिजीज स्प्रेड हो गया था, तो इस कंपनी ने स्मोक बॉल बनाए थे, मतलब मेडिसिन बनाई थी, जहां पे इन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी हमारी मेडिसिन कंज्यूम करेगा उसको ये बीमारी नहीं होगी। मींस दे वर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, करेक्ट? उसको ये बीमारी नहीं होगी, प्रिवेंशन की बात की थी। फिर भी अगर आपको ये बीमारी हो गई तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम एक्स अमाउंट रिवॉर्ड पे करेंगे। ऐसा ऑफर इन्होंने अनाउंस कर दिया था, करेक्ट? अब ये जो ऑफर अनाउंस किया था, ये ऑफर के बारे में मिसेस कार्लिल को पता चला, तो मुझे बताओ हाउ टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। ऑब्वियसली मिसेस कार्लिल को ये ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, कैसे? बाय कंज्यूमिंग द मेडिसिन। हाँ या ना, समझ में आ रही मेरी बात? यस। तो इन्होंने वो मेडिसिन खरीदी, स्मोक बॉल्स खरीदा और उसको कंज्यूम कर लिया। अभी कंज्यूम कर लिया, दैट मीन्स शी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। अब मुझे बताओ उसको बीमारी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसको वो बीमारी हुई। अब उसको फिर भी वो बीमारी हो गई है, तो बताओ अब वो जाएगी कंपनी के पास, गई पैसा मांगने को, मांगा उसने पैसा, उसने कंपनी को बोला कह रहे आपने बोला था बीमारी नहीं होगी, बीमारी तो हो गई, चलो लाओ रिवॉर्ड का पैसा। तो आपको पता है कंपनी ने उसको क्या बोला? कंपनी ने उसको बोला अरे बहन जी आप कौन हो, हम तो आपको जानते ही नहीं है, चलो चलो बाहर जाओ बाहर जाओ, हम तो आपको जानते ही नहीं, आ गए पैसा मांगने। ये कहती अरे आप लोगों ने अनाउंसमेंट की थी। ये कहती वो सब ठीक है बहन जी, लेकिन हम तो आपको कभी मिलने आए ही नहीं, हमने आकर कभी आपको ऑफर दिया? वो तो ऑफर तो नहीं दिया, तो बस फिर जाओ इधर से, हमने हम आपको जानते नहीं है, कोई ऑफर किया नहीं, तो काहे का आप आ गए पैसा मांगने का, चलो जाओ इधर से। क्या लगता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द आंसर? तो आंसर ये है कि कंपनी का जो कंटेंशन है वो बिल्कुल भी टेनेबल नहीं है। मतलब ऑफर जो किया था कंपनी ने वो सबके लिए था कि नहीं? यस। तो इट वाज अ जनरल ऑफर। सो हु कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर? एनी पर्सन हु इज अवेयर अबाउट द ऑफर कैन एक्सेप्ट द ऑफर। तो क्या मिसेस कार्लिल एनी पर्सन में आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। क्या उसको ऑफर के बारे में पता था? पता था। तो क्या वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है? किया। तो क्या शी इज एलिजिबल टू क्लेम द रिवॉर्ड मनी? आंसर इज यस। तो इस तरीके से इस केस में जनरल ऑफर के बारे में बात हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट आप देख रहे हो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing something with the view to obtain the assent of another party to do such an act or abstinence, he is said to make an dash. तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हम देख रहे थे ये तो भाई डेफिनेशन ही है किसका? ऑफर का। एंड ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल। यस, दिस इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, डेफिनेशन है ऑफर का, ठीक है? चलो आगे अगर हम देखें तो यहां पे क्या बोला है? इन इंडिया डॉक्ट्राइन ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन, यस, अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रिस्क्राइब्स डैश। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? यस।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर इज गोइंग टू बी सी, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज द आंसर. इजी. आपको पता ही है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे क्या होते हैं, वॉइड होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज परफॉर्मेंस आप जो अग्रीमेंट करते हो उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होनी नहीं चाहिए, इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट. आफ्टर दैट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody. अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में आगे समझाया था, है कि नहीं? तो आंसर क्या है? He will be subject to the same responsibility as bailey, right? तो ये सेम अभी अपन ने किया था. नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन ईच पर्टिकुलर केस. अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने ऑलरेडी इसको ऊपर डिस्कस कर लिया है. Correct. Then every agreement of which the object or consideration is unlawful, obviously answer is void. तो ये भी ऊपर डिस्कस हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज जुलाई 21. यस, क्या क्वेश्चंस आए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, चलो देखते हैं. आइडेंटिफाई द इलस्ट्रेशन फॉर इन्विटेशन टू ऑफर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस. हमें इसमें इन्विटेशन टू ऑफर ढूंढना है. ठीक है. सो प्रपोजल बाय ए टू परचेज फोन ऑफ बी. इसने प्रपोजल दिया है, मतलब बात सीधी सीधी समझ में आ रही है कि प्रपोजल मतलब क्या दिया है, ऑफर दिया है. तो हमें तो क्या ढूंढना है, इनविटेशन टू ऑफर ढूंढना है, राइट? तो भाई ए तो नहीं है इनविटेशन टू ऑफर. फिर कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमें तो इनविटेशन टू ऑफर ढूंढना है, राइट? आपको पता है इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या? मैंने आपको बोला ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर इनविटेशन टू ऑफर, है कि नहीं? तो यहां पे आप देख रहे हो सी पॉइंट में एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन. तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है. देयरफॉर आंसर इज सी. डी जो है वो भी नहीं आएगा बिकॉज वहां पे लिखा है इंटीमेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन क्वेश्चनिंग फॉर द सेम. किसी ने पूछा प्राइस, सामने वाले ने प्राइस बताया, दैट्स इट. तो ये भी इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता है. ठीक है. आफ्टर दैट, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स प्राइस बताना इज नॉट एन, यस, ये कोई इससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्राइस बताने से नथिंग हैपेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप देख रहे हो बहुत सिंपल है, ये सारे जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ये सारे ही जो है यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस तो डाल दिया था, बट आप देख रहे हो ये सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं. ठीक है. उसके बाद read the following statements and choose the correct option. coercion is any act. coercion का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है? थ्रेट देना, डराना धमकाना, है कि नहीं? तो coercion is any act which is forbidden by Indian Penal Code. बात तो सही है, डराना धमकाना is forbidden by Indian Penal Code, है ना? फिर suit for specific performance can be filed by the party who has suffered damages बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अनदर पार्टी. यस, जब एक पार्टी ब्रीच करे तो दूसरे पार्टी के पास क्या आ जाते हैं, कुछ राइट्स आ जाते हैं. तो क्या दूसरे पार्टी के पास राइट्स हैं टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? तो आंसर इज अगेन यस, है ना? दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द एडिशनल रेमेडीज इन ब्रीच. देन लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइंडेड. रिसाइंडेड का मतलब होता है कैंसल्ड. यस, पार्टी के बाद पार्टी जो होती है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के भी राइट्स होते हैं इन द गिवन सिचुएशंस, जो सर्कमस्टेंसेस दिए हैं एक्ट में उसके हिसाब से. तो 1, 2 एंड 3 तो करेक्ट है. फिर बोला है एक्सेप्शंस टू द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ये डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, बाकी सारा करेक्ट है. तो हमें ढूंढना था कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है. सर लास्ट वाला इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज फ्रेंड्स डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी आपने पढ़ा है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम पढ़ते हैं ये डॉक्ट्राइन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये गलत कह रहा है. तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, देयरफॉर आवर आंसर इज डी. ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट. आगे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन जो है मई 21 के क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखो. एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन केस वन ब्रांच ऑफ प्रॉमिस इज लीगल. आपको पता ही है यहाँ पे क्या बात हो रही है. यस, जो यहाँ पे ब्रांच ऑफ प्रॉमिस है, एक ब्रांच लीगल है एंड अनदर ब्रांच इलीगल है.
ठीक है, वन ब्रांच इज लीगल, अनदर ब्रांच इज इलीगल, देन द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, ए ने बी को एक प्रॉमिस किया है, ये जो इसने प्रॉमिस किया है, ये क्यों किया? ही मेड दिस प्रॉमिस बिकॉज बी ने भी रिटर्न में कोई दूसरा प्रॉमिस किया है। समझ रहे? तो इसका वाला जो प्रॉमिस है वो लीगल प्रॉमिस है, एंड ये दूसरा वाला जो प्रॉमिस है ये इलीगल प्रॉमिस है। समझ रहे हैं? तो यस, यहां पे आप देख रहे हो कि एक ब्रांच लीगल है, दूसरा ब्रांच इलीगल है। समझ रहे हैं? यस, देन द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स व्हाट इट इज कॉल्ड। तो बच्चा लोग, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव प्रॉमिस। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव प्रॉमिस कहते हैं। ठीक है, यस। तो जो लीगल प्रॉमिस होती है दैट इज वैलिड एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। Then as per Indian Contract Act 1872, what is the starting point of any valid contract? कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? ऑफर से, कंसेंट से, कंसिडरेशन से या एक्सेप्टेंस से? तो बच्चों, आंसर क्या है? आंसर है ऑफर से। यस, ऑफर से शुरुआत होती है, राइट? देन एक्सेप्टेंस होता है, कंसेंट, कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट वन इज अर्नब गेट्स इनटू अ डील विद विष्णु। अर्नब ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है विष्णु के साथ, हु इज फ्रॉम बर्मा, एंड एग्रीज टू सेल हिम 1000 टन्स ऑफ ग्रेन्स बाय द एंड ऑफ दैट मंथ। तो आप समझ रहे हो, अर्नब और विष्णु के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, डील हुआ है। ठीक है, विष्णु कहां से है? बर्मा से है। इसने 1000 टन्स ग्रेन्स देने का वादा किया है। अब हुआ क्या? मीनवाइल द वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। दो देश के बीच में वॉर हो जाता है। आपको कुछ याद आ रहा है? आउटब्रेक ऑफ वॉर। यस, जिसके वजह से विष्णु सफर्स लॉस एज द ग्रेन्स डू नॉट रीच हिम ऑन टाइम। नाउ व्हाट मे बी द पॉसिबल आउटकम इफ विष्णु स्यू अर्नब? तो फ्रेंड्स, जो एक टॉपिक आपने पढ़ा है, कहां पे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। उसमें एक पॉइंट है आउटब्रेक ऑफ वॉर। ये वही सिचुएशन है कि जिस वक्त आपको पता है व्हाट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल था। करेक्ट? यस, इट उस वक्त पॉसिबल था, लेकिन बाद में क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। रीजन क्या था? आउटब्रेक ऑफ वॉर। सो इम्पॉसिबिलिटी के कारण अब ये क्या नहीं हो सकता? एनफोर्स नहीं हो सकता। तो वहां पे वो जो अग्रीमेंट हुआ था वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। करेक्ट? तो क्या वो उसको स्यू कर सकता है? तो आंसर इज नो, बिकॉज इम्पॉसिबिलिटी वाले सारे क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। करेक्ट? यस। तो आप देख रहे हो फर्स्ट में लिखा है विष्णु कैन स्यू। नो, गलत बात। विष्णु कैनॉट स्यू अर्नब बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू द फैक्ट दैट इंडिया एंड बर्मा आर एट वॉर विथ ईच अदर। तो आंसर इज बी। करेक्ट? यस। तो ये उसको स्यू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ वॉर। बाकी सब में लिखा है कैन स्यू, वॉइड एंड ऑल, राइट? तो आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी भी नहीं आएगा बिकॉज यहां पे बोला है कि भाई ये वॉइड है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं है। पहले जब अग्रीमेंट किया तभी थोड़ी ना वो लोग एलियन एनिमीज थे, तभी थोड़ी ना वॉर हुआ था। नहीं, उस वक्त परफॉर्मेंस वॉज पॉसिबल, बाद में ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो वैसी बात है। देन नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज रमेश एग्रीज टू बाय 1000 टन्स ऑफ राइस फ्रॉम राकेश। इसने एग्री किया है कि मैं 1000 टन्स ऑफ राइस खरीदूंगा राकेश से। तो यहाँ पे नेचर ऑफ अग्रीमेंट क्या है? वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या एनफोर्सेबल? तो बच्चा लोग यहाँ पे आंसर इज ऑब्वियसली वैलिड, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी गलत समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बराबर है, राइट? अग्री किया है उसने, अग्रीमेंट किया है, सो अग्रीमेंट इज वैलिड। देन बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम कैविएट एम्प्टर? कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। यस, तो आंसर इज बी, लेट द बायर बी अवेयर। तो बी इज द आंसर। देन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट आफ्टर एन ऑफर? ऑफर के बाद इमीडिएटली क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली आंसर इज एक्सेप्टेंस। तो ऑफर के बाद होता है एक्सेप्टेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट?
जब भी ब्रीच होता है तो क्या क्या सामने वाला पार्टी कर सकता है? तो सामने वाला पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस, यस, मतलब सामने वाले पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो स्यू करके रिकवर कर सकता है। तो आंसर इज यस, ये राइट है। दूसरा बोला है स्यू फॉर क्वांटम मैरियट, क्या वो ये भी डिमांड कर सकता है? तो आंसर इज यस। क्वांटम मैरियट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्नड। जैसे अगर हमने सामने वाले पार्टी को कुछ एडवांस दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जब हम लोग कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें एडवांस देना पड़ता है कि नहीं? तो हमने जो एडवांस दिया है, अब सामने वाले पर्सन ने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब उसने ब्रीच कर दिया, परफॉर्म नहीं किया, है कि नहीं? तो अगर उसने ब्रीच कर दिया है तो नाउ कैन आई स्यू हिम फॉर डैमेजेस? यस, मेरे को जो लॉस हुआ है उसके परफॉर्म ना करने की वजह से वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। प्लस कैन आई डिमांड माई एडवांस बैक? तो भी आंसर इज यस, मैं मेरा एडवांस जो है वो वापस मांग सकता हूं। तो वो जो एडवांस वापस मांगने को जो कहते हैं उसे कहते हैं क्वांटम मैरियट। अपन डैमेजेस भी लेंगे प्लस हमारा एडवांस भी लेंगे, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी। एडवांस वापस लेना मतलब रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट की बात हो रही है यहां पे। जब भी आप कोई बेनिफिट पास ऑन करो तो आप उस बेनिफिट को रिस्टोर कर सकते हैं जब भी ब्रीच होता है। फिर आता है स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्या होता है स्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? तो बच्चा लोग आंसर ये है इसका कि भाई देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच कर देता है, क्या कर देता है? ब्रीच कर देता है, तो वी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ऑलवेज, राइट? मतलब हम जो भी हमको लॉस हुआ है वो हम स्यू करके रिकवर कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि मनी इज नॉट द रेमेडी। मनी इज नॉट द रेमेडी ऑलवेज। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हमें कितना भी पैसा दे दे, हमको सुकून नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें परफॉर्मेंस ही चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मेंस ही चाहिए, बिकॉज मनी इज नॉट द रेमेडी। समझा? तो उस वक्त आप क्या डिमांड करोगे? उस वक्त आप डिमांड करोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो दैट इज द पॉइंट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब आप कोर्ट में अप्लाई करोगे, यस फॉर एडिशनल रेमेडी। आप कोर्ट को क्या बोलोगे? हमें क्या चाहिए? हमें परफॉर्मेंस ही चाहिए। So that is also one of the remedies in case of breach. फिर आता है sue for injunction. What is injunction? Injunction word का मतलब होता है to stop someone from doing something. To stop someone from doing something. अब ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? देखो, अभी ये हुआ क्या समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक होटल है, आपको पता है MS होटल्स एंड गार्डन्स, मैंने आपको बताया था, आइलैंड है मेरा एक, यस अरेबियन सी में। तो आइलैंड के बीच में एक बहुत बड़ा मेरा वो होटल है, 12 स्टार होटल, द ओनली 12 स्टार होटल ऑन दिस प्लेनेट। तो मैंने क्या किया, मेरे होटल में मैंने बादशाह को हायर कर लिया टू एंटरटेन ऑल द गेस्ट। बादशाह समझते हो आप, जानते हो आप? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, उसको मैंने हायर कर लिया। अब वो क्या करेगा? मेरा और बादशाह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने उसको हायर कर लिया 5 ईयर्स के लिए। समझ गया? यस। अब हुआ क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि भाई देखो 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड कंडीशन नंबर 2 कि आप और कहीं दूसरे होटल में परफॉर्म नहीं करेंगे, आप सिर्फ MS होटल्स एंड गार्डन्स में ही परफॉर्म करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। बात समझ में आ गई? यस। तो अभी हुआ क्या, मैं जब जब बुलाता था तब बादशाह आता था, मस्त परफॉर्म करता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ही वॉज परफॉर्मिंग हिज बेस्ट, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, वो अचानक से उसने क्या किया, ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग एट अदर होटल्स ऑल्सो। उसने दूसरे होटल्स में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मेरे यहां पे तो परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन दूसरे जगह पे भी उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा? क्या उसने ब्रीच किया है? हाँ, ब्रीच किया है। क्या उसने अग्रीमेंट तोड़ा है मेरे साथ? यस, अग्रीमेंट तोड़ा है। अब बताओ, कैन आई स्यू हिम फॉर द डैमेजेस? यस, मेरे को जो लॉस हुआ है वो तो स्यू करके रिकवर करूंगा ही, लेकिन उसके साथ में मुझे बताओ, मुझे रेमेडी में क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे रिलीफ क्या चाहिए? सर तुम्हें प्यार अरे प्यार नहीं, सुनो, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि वो दूसरे जगह पे परफॉर्म ना करे, है कि नहीं? मीन्स आई वॉन्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो देयरफॉर मैं क्या डिमांड करूंगा? आई विल डिमांड सूट फॉर इंजंक्शन। आई विल फाइल सूट फॉर इंजंक्शन। यस, तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा इंजंक्शन मांगने, एंड देन कोर्ट बादशाह पे ऑर्डर पास कर देगा कि भाई तुम ऐसा मत करो, दूसरे जगह परफॉर्म मत करो, तो वो ऐसा कर देगा।
बात समझ में आ रहा है? तो ये भी रेमेडी है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सबको कहते हैं एडिशनल रेमेडीज एक्चुअली, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन से वाले ऑप्शंस है रेमेडी ब्रीच में? तो आंसर इज ये सारे ही हैं, देयरफॉर आंसर इज ए। आई होप सबको इतना बात समझ में आ चुका है, इजी। यस, देन सेट बी में अगर अपन आते हैं तो आप देख रहे हो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द केस वन ब्रांच इज लीगल अनदर ब्रांच इज इलीगल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पूरा, है कि नहीं? तो इजी है ना? यस, अपन ने ऑलरेडी पहले किया, अल्टरनेटिव प्रॉमिस का आंसर है। फिर एक बार आया है अर्नव एंड विष्णु फ्रॉम बर्मा, याद आ रहा है कुछ? ऊपर ऊपर अभी अपन ने किया था, ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया यहाँ पे। आउटब्रेक ऑफ वॉर का बात हुआ था यहाँ पे, है कि नहीं? यस, लेकिन आप देख रहे हो इन्होंने क्वेश्चंस जो है, ये लोग ने ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे कर दिए हैं, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो कैन ही स्यू, क्या लगता है आपको, स्यू कर सकता है कि नहीं? तो आंसर इज स्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर है, ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गई बात? यस, तो दैट इज डी। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstain from doing something or does or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence is called as what? तो बच्चा लोग, this is the definition of consideration, section 2 subsection D, है ना? तो yes, answer will be consideration। तो ये बात है, बहुत सिंपल है। फिर एज पर अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑफर। ऑफर से शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट की, राइट? यस। फिर अपने को पूछा है नेक्स्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रॉमिस? किसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, इसको हमने पढ़ा है यूनिट 4 में, इफ यू रिमेंबर, कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो प्रॉमिस करेगा वही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। पढ़ा था ऐसा कुछ? यस। ऐसा कब होता है बताइए जरा, कब प्रॉमिसर हिमसेल्फ विल हैव टू परफॉर्म? तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा ओनली व्हेन क्या चाहिए, पर्सनल स्किल्स एंड टैलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो प्रॉमिसर खुद को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? सेकेंड पॉइंट, जब पर्सनल स्किल एंड टैलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस, उस केस में एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, करेक्ट? देन थर्ड कौन परफॉर्म कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा कब होता है? दैट इज इन केस ऑफ, याद आ रहा है कुछ, डेथ और इंसैनिटी। यस, नाइस। एंड चौथा, परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन। तो इसमें से कौन परफॉर्म नहीं करेगा? तो आंसर विल बी फ्रेंड, बिकॉज बाकी तीन जो है वो तो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। देन सिक्स्थ वाला जो हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं इसमें से करेक्ट क्या है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। अ voidable contract is one which a party can put to an end and he can exercise his option if his consent was not free। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो बात हो रही है फ्री कंसेंट के मीनिंग के बारे में। तो ऑब्वियसली फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। बात समझ में आ गई? यस। उसके बाद बोला है when the consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो बच्चे लोग, आपको पता है यहाँ पे फ्री कंसेंट में हमने पढ़ा था coercion, fraud, misrepresentation, इनफैक्ट undue influence as well। ये सारे क्या होते हैं? voidable होते हैं at the option of party। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, तो ये voidable होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, therefore आंसर इज ट्रू ट्रू। तो सी विल बी द आंसर। इजी? यस। फिर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट every person competent to enter into a valid contract, yes, if he or she has attained the age of majority, which is in India। इंडिया में कितना है मेजॉरिटी का एज? तो आंसर इज 18 ईयर्स। आप सबको पता है कि यहाँ पे माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर आपने माइनर के साथ में अग्रीमेंट किया तो सच अग्रीमेंट शैल बी वॉइड एब इनिशियो।
void from the beginning. Correct? So this is the point. फिर हम देख रहे हैं X wanted to conduct the marriage of his daughter Y. X क्या करना चाहते हैं? उनके डॉटर का मैरिज जिसकी एज 17 ईयर्स है, माइनर है कि नहीं? यस, तो X asked his friend Z. यस, इसने Z को बोला to lend him some money by telling him his purpose. Yes, promising him to return more after 3 months. तो यहाँ पे लोन ले लिया है किसने? X ने. किससे? Z से. तो Z ने दे दिया लोन. यस, किस चीज़ के लिए लोन लिया है? मैरिज जो X को करवाने हैं अपनी डॉटर के, उसके लिए लोन यहाँ पे लिया है. ठीक है, बट he failed to repay the amount even after the stipulated time. इसने टाइम खत्म हो गया उसके बाद भी पैसा पे नहीं किया है. So Z decided to file a suit against him for recovery of the money. Which of the following can be the most appropriate outcome of the case? कौन सा इसमें most appropriate outcome है? तो अपने को यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा वाला सही है वो बताना है. चलो देखते हैं. तो आता है क्या Z ने स्यू कर दिया ना, लोन दिया था, अभी X रिपे नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन कैनाई से यहाँ पे इन्होंने लोन दिया था फॉर सम एक्टिविटी विच इज इलीगल. ये तो माइनर की शादी करवा रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या लगता है आपको, इलीगल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं. लेकिन सर जो X एंड Z के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो तो लोन का अग्रीमेंट है, वो मैरिज का अग्रीमेंट थोड़ी है. करेक्ट, लेकिन वो लोन किस चीज के लिए दिया है? लोन दिया है फॉर माइनर्स मैरिज. इसका मतलब भले ही Z और X के बीच में जो हुआ है वो इलीगल अग्रीमेंट नहीं है, बट कैन आई से इट इज कोलैटरल टू इलीगल, मतलब रिलेटेड टू इलीगल. यस, तो इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट कोलैटरल टू इलीगल दे आर ऑल्सो वॉइड. बात समझ में आया? यस. तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या Z जीतेगा? तो आंसर इज नो, Z नहीं जीतेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें तो लिखा है जीतेगा, तो A और B तो नहीं आएगा. सी में लिखा है Z will not win the case as it was for the cause of a marriage of a minor, right? एंड दूसरा बोला है Z will not win the case as it was lent to Y for a social cause. social cause नहीं, आंसर इज C, बिकॉज ये मैरिज ऑफ माइनर है. तो इट इज व्हाट, कोलैटरल टू इलीगल. आई होप सबको बात समझ में आ गई है. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट. फिर आप देख रहे हो जनवरी 21 के क्वेश्चंस. आप देख रहे हो वी आर कवरिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस ओनली फॉर यू, ओनली एट योद्धा बैच. वी वांट ऑल अवर वॉरियर्स टू विन दिस वॉर, है कि नहीं? यस, हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे सारे बच्चे. चलो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या लिखा है? An agreement which is enforceable by law gives rise to dash. तो अगर कोई agreement enforceable by law है तो वो क्या बन जाएगा? लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा, मतलब कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट? सो दैट इज द पॉइंट. उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है? यस, यहाँ पे 3 लोग हैं. कैन यू सी? यस, दैट इज क्यान, ओरियन एंड पिक्सी. जॉइंटली प्रॉमिस टू पे सिब्रिल 3000 रुपीज. 3 लोग हैं, तीनों ने क्या किया है? 3 लोग हैं, तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है टू पे मनी टू सिब्रिल. कितना पैसा? 3000 रुपीज. ठीक है, तो इट इज अ जॉइंट प्रॉमिस. नाउ एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 whom can सिब्रिल कंपेल टू पे द अमाउंट? सिब्रिल जो है वो किससे पैसा मांग सकते हैं? के से, ओ से या पी से? तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पे दिस इज अ केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस. इन तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है. बात समझ में आ रही है? जॉइंट प्रॉमिस किया है कि आई विल रीपे यू द मनी 3000 रुपीज जॉइंटली. तो ये लोग कौन है? ये लोग है जॉइंट प्रॉमिसर्स, ये है प्रॉमिसी. तो बच्चा लोग इन जॉइंट प्रॉमिस हु इज लायबल? तो आंसर इज ऑल जॉइंट प्रॉमिसर्स आर जॉइंटली लायबल. ऑल जॉइंट प्रॉमिसर्स आर जॉइंटली लायबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस. देयरफॉर एस किससे पैसा मांग सकता है? तो आंसर इज तीनों में से सब, मतलब किसी से भी मांग सकता है. तो मतलब हु इज लायबल? ऑल द 3 आर लायबल. देयरफॉर एस कैन स्यू ऑल द 3. तो आंसर आता है डी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जॉइंट प्रॉमिस का लायबिलिटी. देन
As per Indian Contract Act 1872, what is an agreement not enforceable by law? Agreement not enforceable by law. तो बच्चा लोग जो enforceable by law नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? Void कहते हैं, है कि नहीं? तो आंसर इज C, it is void. Then Mr. Jackpot is a patient in a lunatic asylum, but occasionally he is of sound mind, and during that time he entered into a contract with Mr. Bill. As per Indian Contract Act 1872, identify the nature of contract. क्या मतलब है इसका? आप देख रहे हो यहाँ पे बोला है कि मिस्टर जैकपॉट इज अ पेशेंट इन अ लुनाटिक असाइलम, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, बट कभी कभी ही इज ऑफ साउंड माइंड एज वेल. नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब जब वो साउंड माइंड का था, ड्यूरिंग दैट टाइम उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया विद मिस्टर बिल. तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू द पार्टीज हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है? तो आंसर इज माइनर, देन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड आता है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. उसके अंदर 5 लोग हैं, करेक्ट? एलियन, एनिमी, इंसॉल्वेंट, कॉन्वेक्स, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी एक्टिंग बियॉन्ड एमओए, एंड फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ. अब उसमें वो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वहां पे क्लियरली बोला है जो पर्सन का माइंड में साउंड नहीं आता है, समझ रहा है, मतलब जो इंसानिटी सफर करता है, यस, उस केस में क्या हो जाएगा? दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बात समझ में आ रही है? दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो फ्रेंड्स उस केस में वो जबी साउंड माइंड का होगा, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है लेकिन वो रहता है कभी कभी साउंड कभी कभी अनसाउंड. तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है जो रहता है कभी कभी साउंड कभी कभी अनसाउंड, तो ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब जब वो साउंड माइंड का होगा तब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी एब्सोल्युटली वैलिड. यहां पे भी ऐसा ही हुआ है, जब वो साउंड माइंड का था उस वक्त अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जब वो अपने होश में था, सेंसेस में था, तभी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्सोल्युटली वैलिड होता है. तो यहां पे भी आंसर इज वैलिड. बात समझ में आई? एंड जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त अगर वो साउंड माइंड का नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. समझ में आ रही है बात? यस. एंड और एक सिचुएशन इसमें अराइज होती है, दैट इज, समझो उसने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त तो साउंड माइंड का था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड बनेगा, है कि नहीं? लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का टाइम आया तब साउंड चला गया. आपने देखा है वो भूला भूला, याद आ रहा है कुछ? गोल 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 माल गो 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 गोल माल, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो उसमें भी तो ऐसे ही था, कभी कभी साउंड कभी कभी अनसाउंड. तो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त अगर वो साउंड माइंड का था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म करने का टाइम आया तो साउंड चला गया. तो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त तो साउंड माइंड का था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, है कि नहीं? लेकिन परफॉर्म कौन करेगा? अब परफॉर्म करते वक्त तो साउंड चला गया है. तो आंसर इज इन सच केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल हैव टू परफॉर्म. कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा. ठीक है, यस. उसके बाद अपन देख रहे हैं, ए हैड अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी टू बी एट हिज हाउस. ए ने प्रॉमिस किया है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा बी के घर पे, ठीक है, बट द गुड्स वर डिलीवर्ड एट बीज ऑफिस. बी के ऑफिस में डिलीवर किए हैं गुड्स. समझ में आ रहा है? यस. एंड ही रिफ्यूज टू रिसीव द गुड्स. उसने गुड्स रिसीव करने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है. बस समझा? तो अब नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द गिवन सिचुएशन. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बात बोली है, तो अपने को ये देखना है. समझ में आ रही है बात? यस. तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे डिलीवरी नहीं हुई है, जो बोली थी वैसे डिलीवरी नहीं हुई है, करेक्ट? तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? बी हैज नो राइट टू क्लेम फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए. ए मे परफॉर्म दिस ऑब्लिगेशन एट हिज कन्वीनियंस. ऐसा थोड़ी होता है. बी हैज एवरी राइट टू रिजेक्ट द गुड्स as the goods were not delivered at the agreed place. ये आपका आंसर राइट है. A is not responsible for non performance. अरे ऐसे कैसे? तुमने प्रॉमिस किया तो तुम तो रिस्पॉन्सिबल हो गई. यहाँ पे लिखा नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आंसर इज सी.
भाई इफ द प्लेस, याद रखना, इफ द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दैट केस you have to perform, you have to deliver at the agreed place only. तो यहां पे आपने देखा क्वेश्चन में तो agreed place पे परफॉर्मेंस हुई नहीं है, तो इसीलिए वो गलत है, तो बी रिजेक्ट कर सकता है. ठीक है, फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहां से हैं, नवंबर 2020 से आ रहे हैं. यहां पे देखो क्या लिखा है कि भाई ए जो है, ए इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू एन एस्टेट एट द डेथ ऑफ बी. ए को क्या मिलने वाला है, प्रॉपर्टी मिलने वाली है बी के डेथ पर. नाउ बी डाइज, समझा आपको. नाउ सी रिसीविंग इंटेलिजेंस ऑफ बीज डेथ प्रिवेंट्स द इंटेलिजेंस रीचिंग ए and thus induces A to sell him his interest in the estate. The sale is dash. आप देख रहे हो कि यहाँ पे A को प्रॉपर्टी मिलने वाली थी B के डेथ पर, B डाइड, तो अभी A को प्रॉपर्टी मिलेगी ना, लेकिन C ने उसको प्रिवेंट किया, C ने उसको फोर्स किया. देख रहे हो आप क्या लिखा है, induces A to sell him the property, sell him his interest in the estate. तो कहने से फोर्स किया, डराया धमकाया, तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये voidable है. voidable at the option of aggrieved party, that is suffering party. तो यहाँ पे कौन है suffering party, obviously A is the suffering party. तो आंसर will be A, voidable at the option of A. Then read the following statement and choose the correct option. तो यहाँ पे अपने को दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है. A quasi contract rests upon an equitable principle that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. ये जो आपने अभी अभी प्रिंसिपल सुना, ये प्रिंसिपल किसका है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का है. यस, दैट इज पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर. ये टर्म यूज होता है फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, करेक्ट है. ठीक है, फिर क्या लिखा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट in true sense is not a contract, it is an obligation which law creates in the absence of any agreement. तो ये वाला भी absolutely true है, because हम पढ़ते हैं what is a quasi contract. Quasi contract is not a contract, it is like a contract. याद आ रहा है, not a contract, like a contract. ये रिश्ता कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, पढ़ा था हमने. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, राइट. तो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू 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 ट्रू. तो आंसर इज डी, ट्रू ट्रू. इजी, यस. देन बोला है फ्रेंड्स, यहां पे आप देख रहे हो कि एन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. यहां पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा कौन से केस में. तो बच्चा लोग, if it is forbidden by law, ये तो unlawful है. If court regards it as opposed to public policy, opposed to public policy is also void. If it is fraudulent, ये भी void. तो बचा क्या, if it does not defeat the provisions of law. It defeat the provisions of law का मतलब क्या पता है, against the law. Against the law, yes. मतलब यहाँ पे लिखा does not defeat the law. Does not defeat the law मतलब not against the law. तो obviously जो चीज लॉ के अगेंस्ट नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको अपन बोलेंगे absolutely valid, lawful, है ना. तो आंसर इज ए. समझ आ गई बात, यस. फिर आप देख रहे हो नेक्स्ट, इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है स्टेटमेंट. आप देख रहे हो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, सीजेस मतलब डिसकंटिन्यू टू बी एनफोर्सेबल. जो एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ वो वॉइड हो जाता है. तो बराबर ही तो लिखा है, करेक्ट. फिर दूसरा, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, देयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जो अग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज वॉइडेबल. तो आप देख रहे हो ये भी सही है. उसके बाद एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. समझ में आ रहा है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी व्हाट,
void. तो जो agreement enforceable by law नहीं है वो void होता है, तो ये भी सही है. Now an agreement by law is a contract. ये भी सही है. कुछ बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो आप देख रहे हो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है. इजी, बात समझ में आ गया? यस, डन. उसके बाद अभी आप देख रहे हो नेक्स्ट जो है दैट इज ए सप्लाइज बी अ लुनाटिक विथ नेसेसिटीज एप्रोप्रिएट फॉर हिज कंडीशन इन लाइफ. ए ने बी को सप्लाई किया कुछ नेसेसिटीज, एप्रोप्रिएट देख रहे हो आप, यस, फॉर हिज कंडीशंस इन लाइफ. अभी ए ने जो सप्लाई किया है चीज़ें बी को, क्या वो एंटाइटल है उसको मिले पैसा वापस, रिएम्बर्स मिले? समझो ए ने बी के लिए खर्चा कर दिया 10 लाख रुपया फॉर नेसेसिटीज एप्रोप्रिएट फॉर हिज कंडीशन ऑफ लाइफ. बेचारे को बहुत ही ज़रूरत है तो उसको सप्लाई कर दिया. तो क्या अब ए को अपना पैसा वापस मिलेगा? तो आंसर इज, ये यहाँ पे बात हो रही है, दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे आता है, यहाँ पे ए जो है वो पैसा रिकवर कर सकता है कहाँ से? फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, बाय बीज पेरेंट्स, फ्रॉम बीज लीगल हायर या बीज डॉक्टर. तो ऑब्वियसली आंसर इज फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी. समझ गया? तो वो बी के प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकता है. Then the Latin word quid pro quo refers to which of the following terms defined? Quid pro quo मतलब सारे बच्चों को पता है कि it is what? It is consideration. Consideration को Latin maxim में कहते हैं quid pro quo. Easy? तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आप देख रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सामने है. ये सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हो जो सिलेबस से थोड़ा सा आजू बाजू से आ गया है, लेकिन यू शुड नो एवरीथिंग. इसीलिए ये एमसीक्यूज हमने आज डिस्कस किए हैं. प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, रिवाइज नाइसली, प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ योद्धा बैच. वी आर डूइंग ओनली एंड ओनली फॉर यू, राइट? तो बच्चा लोग जल्दी जल्दी पास हो जाइए CSET, फिर मिलते हैं हवेली पे, दैट इज इन CS एग्जीक्यूटिव. तो बच्चों अपना जो अगला चैप्टर है वो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ. यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. यस, तो चलो हमेशा की तरह चलते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे. योद्धा बैच वंस अगेन. चलो देखो क्या बोलता है. जनवरी 22 के क्वेश्चंस है. यहाँ पे क्या बोला है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल 8A ऑफ कंपनीज एक्ट. क्या बोला है? देखो यहाँ पे कंपनी रूल्स में क्या बोला है? अ प्राइवेट कंपनी विथ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट अमाउंट शैल अपॉइंट अ होल टाइम CS. तो बच्चा लोग क्या CS को कंपलसरी अपॉइंटमेंट करना जरूरी है? क्या लगता है प्राइवेट कंपनी में क्या CS को अपॉइंट करना कंपलसरी है? आंसर इज यस, CS को अपॉइंट करना कंपलसरी है अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर. कितना? 10 CR और मोर. तो आंसर विल बी C. करेक्ट. तो आपको पता है प्राइवेट कंपनी में अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में वैसे ही कंपलसरी है, आपको पता ही है. एंड अदर कंपनीज में इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी में इफ पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर तो इट इज कंपलसरी, राइट? चलो नेक्स्ट क्या है? विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली एनुमरेट्स द फंक्शंस ऑफ CS. तो बच्चों देखो यहाँ पे सेक्शन भी पूछा था एग्जाम में, सो कुछ भी स्किप करना नहीं है, है ना? तो फंक्शंस जो होते हैं CS के वो कहाँ पे दिए हुए हैं? 206, 208, 205 एंड 207. तो आंसर इज 205. सो आंसर इज C. ऑप्शन C इज द आंसर. इजी. फिर क्या बोला है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ KMP. इसमें से कौन KMP नहीं है? तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला है? कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CFO. तो इसमें से कौन KMP नहीं है हमें बताना है. तो बच्चा लोग आंसर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ KMP. क्योंकि आपको पता है KMP में कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, CEO, CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी, राइट? एंड सच अदर ऑफिसर, राइट? सो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द आंसर बिकॉज हमें नॉट पूछा है. उसके बाद A इज अ सब्सिडरी ऑफ B. करेक्ट. क्या बोला है? A जो है वो क्या है? सब्सिडरी है. किसका? B का. तो B इज अ होल्डिंग कंपनी, A इज अ सब्सिडरी कंपनी. करेक्ट. C इज सब्सिडरी ऑफ A. ओके. C जो है वो सब्सिडरी कंपनी है
किसका? ए का। ए मतलब बी ने क्या किया है? ए लिमिटेड में 51% और मोर शेयर होल्ड किया है। ए ने सी में 51% और मोर शेयर्स होल्ड किया है, ठीक है। एंड डी इज अ सब्सिडरी ऑफ सी। ओके, डी जो है वो सब्सिडरी है किसका? सी कंपनी का। तो ये इसका 51% और मोर शेयर्स होल्ड करता है। सो नाउ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 2013, कैन वी से दैट डी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी? क्या डी बी का सब्सिडरी है? तो बच्चा लोग आंसर क्या है? क्या ये इसका सब्सिडरी है? तो बच्चा लोग आंसर इज यस, ये इसका सब्सिडरी है। बिकॉज आप देख रहे हो बी का बच्चा कौन? ए का बच्चा कौन? सी का बच्चा कौन? डी। तो बच्चे का बच्चा अपना बच्चा। यस, बी कौन हो गए? बी तो हो गए दादाजी, है कि नहीं? तो यस, जो डी है वो सब्सिडरी कंपनी है, राइट। तो अपने सब्सिडरी का सब्सिडरी इज अपना भी सब्सिडरी। तो आंसर इज यस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोला है? आंसर इज यस। तो हमें देखना होगा बी या तो डी, करेक्ट। सो यस, एज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। एंड डी कहता है यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। तो ऑब्वियसली आंसर इज डी। ये लेयर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, राइट। तो इस तरीके से आंसर इज डी। आगे देखते हैं क्या बोला है। द कोर्ट फाइंड्स दैट द कंपनी एक्स वॉज फॉर्म्ड विद द सोल पर्पस टू इवेड टैक्सेस। आप देख रहे हो कंपनी फॉर्म की है किस चीज के लिए? टू इवेड टैक्सेस। यस, टैक्स से बचने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। नाउ कोर्ट ट्राइज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस एंड स्टार्ट प्रॉबिंग इनटू द बिजनेस डील्स एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड। कोर्ट ने ढूंढना शुरू किया कि भाई कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, क्या ट्रांजेक्शन्स किए, एवरीथिंग। सो द गिवन सिनेरियो इज एन एग्जांपल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल कॉन्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पे हमको क्या याद आता है? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कुछ याद आ रहा है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, पर्दा उड़ गया था, याद आ रहा है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, व्हेनेवर द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज मिसयूज्ड, जब भी मिसयूज किया जाएगा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को तो क्या हो जाएगा? तो यस, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करके ढूंढा जाएगा कौन है वो बगड़ बिल्ला, उसको पकड़ के पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने कंपनी फॉर्म की थी किस पर्पस के लिए? टैक्स से बचने के लिए। पता है शेल कंपनीज बोलते हैं इसको, क्लास में किया था हमने इसके बारे में डिस्कस। तो आंसर इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यस, नेक्स्ट हम जा रहे हैं नवंबर 21 क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोला यहाँ पे? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर ओनली लॉफुल पर्पस बाय डैश 7 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, 5 और मोर पर्सन, 9 और मोर पर्सन। तो बहुत इजी आंसर है। पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 7 और मोर पर्सन्स। सो आंसर इज ए। यस, आंसर इज ए। बहुत सिंपल है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन जब मैं आधा रीड कर रहा था तभी आपके मन में आंसर गूंज रहा होगा, है कि नहीं? यस, गूंजना भी चाहिए। आगे क्या बोला है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल कंटेन डैश। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मतलब क्या? ओए 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 ओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है कि नहीं? तो ये क्या कंटेन करता है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, रूल्स ऑफ शेयर सब्सक्रिप्शन, रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, राइट, देन ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। क्यों ऐसा? बिकॉज आपको पता है एओए जो होता है वो क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सो देयरफॉर एप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी सी, करेक्ट, डन। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इन अ गवर्नमेंट कंपनी द गवर्नमेंट होल्ड्स डैश। आपको पता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट कंपनी जो है जैसे BSNL, है कि नहीं? ONGC, BHEA, BHEL, ये सब कौन है? गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल है। तो आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जिसमें आधे से ज्यादा शेयर्स किसने होल्ड किया है? गवर्नमेंट ने होल्ड किया है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। आधे से ज्यादा, आधा बोला, आधा बोला, आधे से ज्यादा मतलब 51% और मोर, है कि नहीं? तो यहां पे आप आंसर देख रहे हो क्या लिखा है? बहुत सिंपल समझ में आ गया। नॉट लेस देन, क्या लगता है? 40%, 45%, 50% या 51%? तो ऑब्वियसली आंसर इज 51%।
इजी, यस। फिर क्या कहा गया है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न एंड इट शुड बी साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं कंपनी के, वो कौन साइन करता है? डायरेक्टर प्लस सीएस। एंड इन केस देयर इज नो सीएस, अगर कंपनी में क्या नहीं है? सीएस नहीं है, मतलब कंपनी गरीब है, कंपनी कैन नॉट अफोर्ड अ सीएस। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? यस। तो कौन साइन करेगा? इफ कंपनी में सीएस नहीं है तो भी आपको सीएस ढूंढना पड़ेगा, मतलब आपको जाना पड़ेगा पीसीएस के पास, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास। तो देयरफॉर आंसर इज बी। ओके, सो एनुअल रिटर्न साइन करवाने के लिए सीएस की जरूरत होगी। देन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। यस, आप देख रहे हो स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं बॉस, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। एक डायरेक्टर होता है जिसको यस अपॉइंट कौन करता है? कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन डैश। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब कौन? स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब वो लोग जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही क्या होता है? छोटा सा होता है। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स है जिनका होल्डिंग, हम जैसे गरीब लोग, समझ रहे हैं? यस, जिसका होल्डिंग डज नॉट एक्सीड हाउ मच? 20,000 रुपीज। एंड 20,000 रुपीज अपने को कैसे देखना है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं रे। देख, अगर मार्केट वैल्यू होगा ना तो प्रॉब्लम पता है क्या है? समझो मैं सुबह उठा, मैंने चेक किया मेरे शेयर्स का वैल्यू कितना है, तो मैंने देखा शेयर्स का वैल्यू था 16,000। ओ, तो आई एम अ स्मॉल शेयर होल्डर। दोपहर को खाना खाते खाते चेक किया 22,000 हो गया, ओ नाउ आई एम अ बिग शेयर होल्डर। दोपहर को वापस चेक किया कितना हो गया? 14,000, ओ आई एम अगेन स्मॉल शेयर होल्डर। तो फैंसी ड्रेस थोड़ी है दिन में 3 बार तेरा स्टेटस चेंज होता है, ऐसा चलेगा? नहीं। तो बच्चा लोग क्या देखना है अपने को? फेस वैल्यू के हिसाब से देखना है। एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 20,000 रुपीज। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन यू कैन सी 25,000, 50,000, 20,000 एंड 30,000। तो आंसर क्या है? 20,000 रुपीज। तो जिन शेयर होल्डर का होल्डिंग 20,000 से एक्सीड नहीं होगा वो शेयर होल्डर क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर है, ठीक है। एंड यस, वो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 151 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दे कैन रिक्वेस्ट कंपनी के भाई हमारा एक नेता अपॉइंट करो कंपनी के बोर्ड में। उस डायरेक्टर को क्या कहते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एनीवेज, जब आप हवेली पे आओगे, एग्जीक्यूटिव में आओगे, तब डायरेक्टर्स के ऊपर आप पूरे 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, तब ये सारी बातें डिटेल में होगी, ठीक है। अभी तो छोटी मोटी नाव में बैठे हो, हवेली पे आओ, पता चलेगा, मजा आएगा, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे, चलो। देन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज द एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय सीएस, वेयर देयर इज नो सीएस तो बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो मैंने आपने देखा ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने कहा था कि कौन साइन करता है? सीएस प्लस डायरेक्टर। एंड वेयर देयर इज नो सीएस तो आप कहां जाओगे? आप जाओगे पीसीएस के पास, बोला था कि नहीं? यस। लेकिन यहां पे बात देखो क्या हो रही है, अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा तो भी चलेगा। तो ऐसा होता है इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। आपको पता है 1 पर्सन कंपनी एक छोटा सा टाइप होता है ये कंपनी का। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें ये बात आती है, दे एंजॉय वेरियस रिलैक्सेशंस। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per Companies Act 2013 a dormant company shall have minimum number of how many directors in case of public company। बच्चा लोग पब्लिक कंपनी बोला है तो आपको सबको पता है पब्लिक कंपनी में होते हैं मिनिमम कितने डायरेक्टर्स? 3 एंड मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स? तो आंसर इज 15। ओके, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 3 इज द आंसर, क्योंकि हमें यहां पे पूछ लिया है मिनिमम। मैक्सिमम कितना होता है? 15 होता है, करेक्ट। सो ये था हमारा नवंबर 21 का सेट ए। एंड अब सेट बी देखो यहां पे क्या बोला है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इज डैश। आई नो, जब मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा तभी तुम्हारे दिमाग में आंसर धक धक हो गया था, हुआ था कि नहीं?
बात हो रही है किसकी? सेक्शन 8 कंपनी का मीनिंग के बारे में बात हो रहा है। तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। देयरफॉर आंसर इज ए। वेरी सिंपल। यस, देन देखो क्या बोला है। In accordance to the notification of MCA, Ministry of Corporate Affairs, with effect from 1st of April 2020, a whole-time CS has to be mandatorily appointed in which of the following companies? Yes, मैं तो कहता हूँ सब में अपॉइंट कर दो यार, है कि नहीं? लेकिन MCA देखो क्या कह रहा है। चलो, तो कौन कौन से कंपनीज में CS को अपॉइंट करना कंपलसरी है? तो क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं? प्राइवेट कंपनी which has paid up share capital of 10 CR or more. क्या लगता है स्टेटमेंट सही है? Yes, statement is correct. Every other public company, यहाँ पे जब बोला गया ना फ्रेंड्स every other public company, मतलब they are talking about public unlisted company having paid up share capital of 10 CR or more. क्या ये भी स्टेटमेंट सही है? Yes, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया। तो क्या सीएस का अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर एक कंपनी में सीएस होना चाहिए? इज इट कंपलसरी? मेरा बस चले तो मैं हाँ बोल दूं, लेकिन लॉ का बस नहीं कर रहा। तो लॉ ने क्या बोला? एवरी कंपनी में नहीं, सिर्फ कौन कौन से कंपनी में होता है? पब्लिक लिस्टेड में, अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर, एंड कौन तीसरा? एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर। तो अपने को बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो आप देख रहे हो स्टेटमेंट जो सही है दैट इज 1 and 2, देयरफॉर आंसर विल बी बी। ठीक है, यस। फिर गिवन बिलो आर सम ऑफ द essential characteristics of company, identify the correct options. मुझे पता है आप लोग क्या बोल रहे हो, सर ये सब का आंसर आप मत बताओ, हम खुद ही देख लेंगे। देख लोगे ना, मेरे को पता है, लेकिन चलो मैं भी बात करता हूँ थोड़ा। क्या बोला है? कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। क्या लगता है सही है कि नहीं है? यस, कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सही है? हाँ भाई, कंपनी प्लास्टिक का आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। मानते हो? यस, बिकॉज मैंने आपको बोला था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, एज पर सिटीजनशिप एक्ट, जो डेफिनेशन है सिटीजन का वो क्या कहता है? ओनली नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो सिटीजन नहीं है। उसके बाद कंपनी कैन नॉट डिस्पोज प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। क्या लगता है सही है ये या गलत है? अरे ये तो गलत है। तो बच्चा लोग आंसर क्या है? 1, 2 and 3, देयरफॉर आंसर इज ए। करेक्ट, ये तीनों जो है वो करेक्ट ऑप्शंस है कंपनी के फीचर्स के हिसाब से। यस। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म नॉमिनल कैपिटल? कम ऑन, आपको पता है नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? नॉमिनल कैपिटल इज अनदर नेम ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? तो बच्चा लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस द मैक्सिमम अमाउंट व्हाट कंपनी कैन रेज बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर बेच के कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट रेज कर सकता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक वेल नोन कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, MS लिमिटेड। अभी MS लिमिटेड का अगर ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपया, ये तो कंपनी मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया क्या कर सकता है? मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया ही रेस कर सकता है शेयर बेच के, उससे ज्यादा कर सकता है? ना बोल ना बोल ना बोल, नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मेरे को बाद में ये लिमिट अल्टर करने का है तो कर सकता है? कर सकता है। आप जब एग्जीक्यूटिव में आओगे ना तब पढ़ाऊंगा अल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA, उसका भी प्रोसीजर है, सब कुछ है एग्जीक्यूटिव में। तुम सिर्फ आओ, ये निकालो एग्जाम निकालो ET, फिर आओ। देखो तो यहाँ पे अपन को बोला नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। मुझे पता है आप लोग ने आंसर टिक भी मार दिया होगा अपने स्क्रीन पे, पेन से स्क्रैच मारते तुम लोग, मुझे पता है ना। चलो आंसर क्या बताओ जल्दी, ABCD क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या बोले सबसे पहले, a capital that is authorized by memorandum of company to the maximum amount of share capital of company। क्या ये बात सुनी सुनी है या सुनी सुनी है? क्या लगता है? सुनी सुनी है ना, अभी तो सुना ही मैंने। तो एक तो हमें ये लग रहा है सही,
है ना। फिर क्या लिखे देखो, पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कैपिटल ऑफ कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, तो आंसर क्या है, ए इज द आंसर, यस। फिर आगे चलते हैं, आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। एक है ना ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यस हमने पहले ये सेम क्वेश्चन किया था। अगेन इसमें पूछा है कि भाई ये स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या। अच्छा आप लोग ने मार्क भी कर दिया, चलो सही है। तो स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर जिसका होल्डिंग डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, यस। कितना बचा लोग, 20,000 रुपीज इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डोरमेंट कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख रहे हो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, यस आंसर इज 3। मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बोला था। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज द एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय सीएस एंड वेयर देयर इज नो सीएस बाय द डायरेक्टर। तो क्या आंसर है, आंसर इज 1% कंपनी। ओपीसी को मिलता है ये रिलैक्सेशन कि भाई सीएस नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्टर से साइन करवा लो। अदरवाइज रूल क्या है, सीएस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, टीसीएस के पास जाके साइन करवाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कहां पे, क्वेश्चंस ऑफ जुलाई 21। आप देख रहे हो योद्धा बैच का यही मैजिक है, तुम बोलो कभी का क्वेश्चन चाहिए, सब है इधर, पूरा स्टॉक लेके बैठे हैं। यस देखो आंसर क्या है इधर, क्वेश्चंस क्या है। दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर प्रैक्टिस, एक भी लेक्चर मिस नहीं करने का, ठीक है। देखो एंड पसंद आया ना, सुन सुन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन पसंद आए तो फीस देने का कि नहीं देने का। आपको पता है हमारी फीस क्या है, सिर्फ कमेंट में आके थैंक यू लिखने का, सब लेक्चर के नीचे क्या करने का, कमेंट के नीचे जाके थैंक यू लिखने का, बस मजा आ जाएगा, दिल खुश। देखो क्या बोला इधर, एज पर सेक्शन 7 of Companies Act 2013 identify the documents required for incorporation of company from the options listed below। यहां पे अपन को एक लिस्ट दिया है, करेक्ट। ये जो लिस्ट है इसमें से अपन को बताना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों लोग इफ यू सी दिस एमओए यस, एओए यस, ये तो दोनों चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, ये तो सबसे पहले बनाने ही पड़ते हैं। फिर declaration in the prescribed form that all the requirements and norm of the act have been complied, and then declaration from the directors that is he has not been convicted for any offense। तो बच्चा लोग आंसर इज all of the above, 1 2 3 4 ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, आंसर इज ए, वेरी सिंपल, यस। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस सीएसआर कमिटी, मतलब सेक्शन 135। CSR committee of company shall carry out the activities specified under which schedule of Companies Act 2013। तो फ्रेंड्स जब हमने ये एक्ट पढ़ना शुरू किया था तब मैंने आपको बोला था कंपनीज एक्ट में टोटल 7 स्केड्यूल्स है, जिसमें से 7th स्केड्यूल बात करता है रिगार्डिंग CSR। आपको पता है CSR क्या होता है, कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए स्पेंड करना होता है, करेक्ट। दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ऐसा होता है कि नहीं होता है, यस, सेक्शन 135। अब बताओ टाटा मोटर्स जो है क्या उस पर CSR की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी, याद आ रहा है आपको, यस। तो एक बार क्या हुआ, रतन टाटा जी ने क्या किया, वो एक बार मैंने उनको देखा, सच में देखा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो क्या कर रहे थे पता है, टाटा हाउस है ना, टाटा हाउस ऑफिस के नीचे ब्रीफकेस लेके खड़े थे। फिर मैंने बोला अरे ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मैंने वहाँ पे देखा ना तो पता है क्या कर रहे थे, अरे वो है ना वहाँ पे 200-200 के नोट बांट रहे थे, 200-200 के नोट, पता है ऐसे ऐसे बांट रहे हैं लोग, गरीब लोग उठा रहे हैं, पता है मैं भी गरीब हूँ, मैं भी उठाने गया, बोले क्या हो क्या रहा है। फिर मेरे को जेके शाह क्लासेस का एक स्टूडेंट मिला, मेरे को बोलते हैं सर CSR एक्टिविटी। मैं बोला क्या बात कर रहा है, हाँ सेक्शन नंबर 135। हाँ तो मैंने बोला ऐसा 200-200 का नोट बांटेंगे तो वो CSR एक्टिविटी होता है क्या। सर पैसा ही तो बांटना है,
तो आंसर इज नो. एनी अमाउंट स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इज नॉट CSR. CSR एक्टिविटी तब होगा जब आप CSR करोगे एज पर स्केड्यूल नंबर 7. आपको पता है स्केड्यूल 7 इज द आंसर ऑब्वियसली. लेकिन स्केड्यूल 7 में पता है क्या दिया है? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी है, फंड्स के नाम दिए हैं. यस, अगर आपने CSR एक्टिविटी एज पर स्केड्यूल 7 की तो ही वो क्वालिफाई होती है फॉर CSR, अदरवाइज नहीं. कुछ भी पैसा बांट दोगे तो उसको CSR मानेंगे क्या? नहीं, बिकॉज देर आर कंपनी CSR रूल्स 2014, उसके हिसाब से CSR होना चाहिए. ठीक है, तो आंसर क्या है? स्केड्यूल 7 है. तो मैं गया टाटा जी को बोला कि टाटा जी ये रखो जेके शाह क्लासेस का नोट्स, इसमें आप क्या देखो? स्केड्यूल 7 देखो, सेक्शन 135 देखो, उसमें सिखाया है वो देखो, वैसा स्पेंड करो तो CSR मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. फिर क्या बोला देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट, यस, in case he remains absent from all the board meetings held during the period of how many months without seeking the leave of absence of board. ये क्या है? Friends, let me tell you, this concept is taken from section number 167. Sir, what is 167? This is vacation of office of director. वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स. यस, मतलब 167 में पता क्या दिया है? 167 में दिया है ये मतलब 167 में जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दिया है, अगर तुमने इसमें से कुछ भी किया, ये अगर तुमने इसमें से कुछ भी किया, यू हैव टू वेकेंट योर ऑफिस, यू हैव टू वेकेंट योर ऑफिस. यस, तो इधर जो सिचुएशन दी है, इट इज वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस गिवन इन सेक्शन 167. सर मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, उसमें एक एग्जांपल है. ऐसा बोला है कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, करेक्ट, तो आपको कंपनी चलानी पड़ेगी. यस, आपको बोर्ड मीटिंग में आना पड़ेगा. यस, इफ यू रिमेन एब्सेंट इन ऑल द बोर्ड मीटिंग्स विच वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 months, पिछले 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई तुम सब में एब्सेंट थे. सर एक में आया तो एब्सेंट इन ऑल बोलते हैं क्या? नहीं ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ यू आर एब्सेंट इन ऑल द मीटिंग्स हेल्ड, यस, बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड, सब में एब्सेंट थे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 months. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऑफिस खाली करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 167. तो आप देख रहे हो यहां पे आंसर क्या है? आपको यहां पे पूछा है कितने पीरियड में अगर वो एब्सेंट रहेगा, तो आंसर इज 12 months. यस, क्योंकि तुम एक भी मीटिंग में नहीं आते हो, अरे तो फिर तुम हो ही क्यों? समझ रहे हैं? सो देयरफॉर दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल. एंड वी कम टू नाउ May 21. चलो, in relation to incorporation of company, what does SPICE plus stand for? इस SPICE मतलब क्या? तीखा फॉर्म? अरे पागल है क्या? See, this is the form for incorporation of company, correct? जब ये आया था ना SPICE, तो बच्चे लोग बोलते सर ये क्या है तीखा? अरे तीखा नहीं, सुनो, इसका फुल फॉर्म पूछा है आपको. तो इट मीन्स देखो यहाँ पे अलग अलग दिया है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, सिस्टमैटिक प्रोग्राम तो आता नहीं है, सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म भी नहीं आता, सिस्टमैटिक प्लेस भी नहीं आता. तो आंसर इज ए, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. यस, तो पहले वो स्पाइस था, अब वो हो चुका है स्पाइस प्लस. यस, वेरी सिंपल. देन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2020, ये क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट हुआ. एवरी लिस्टेड कंपनी विथ मिनिमम हाउ मच पेड अप शेयर कैपिटल शुड अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी. होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कौन से? यस, यहाँ पे करना पड़ेगा. तो बच्चा लोग आंसर क्या है? यस, तो आंसर इज 10 crore रुपीज. तो फिर से यहाँ पे 10 crore इज द आंसर, वेरी सिंपल. फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. चलो, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अपन को बताना है कौन सा राइट है, क्या है, ट्रू है, फॉल्स है. चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, आपको पता ना इक्विटी शेयर होल्डर
प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना? क्या बोला देखो, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्या लगता है, ट्रू है? आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू. सर ऐसा क्यों? जैसे आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी दो चीजों में, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एंड दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में. क्या बोला? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. पहले इनको दिया जाता है, फिर पैसा बचा तो इक्विटी वालों को दिया जाता है. देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. फिर सेकंड वन इज ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर इज रीपेड मनी बिफोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज रीपेड. गलत बात, गलत बात, गलत बात, ये फॉल्स है. इक्विटी शेयर होल्डर इज पेड बिफोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. हाँ, किसको मिलता है पहले? प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है. मैंने अभी अभी बोला कि रीपेमेंट भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है. देयरफॉर दिस इज फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स. चलो देखते हैं ऑप्शन में किधर है ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. आंसर इज डी. सो डी इज द आंसर, करेक्ट. देन नेक्स्ट कहता है प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी एक्सचेंज्ड विथ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन अ सर्टेन पीरियड विथ और विदाउट द ऑप्शन ऑफ होल्डर इज नोन एज डैश. आप समझ रहे हो क्या लिखा है? कौन सा वाला प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स में? तो बहुत सिंपल ऑप्शंस आपके सामने है. तो आंसर इज बी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. देन as per Companies Act 2013, company may remove a director not being a director appointed by NCLT by dash. So friends, this question is related to removal of director, and removal of director की बात कहाँ पे होती है? सेक्शन 169 में होती है. yes, तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स ऑफ कंपनी इन AGM, दैट इज शेयर होल्डर्स. यस, डायरेक्टर को रिमूव भी कौन करता है? शेयर होल्डर्स. आपको पता है शेयर होल्डर्स जस्ट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. कैसा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी, सादा. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इसको निकाल सकते हैं. समझ में आ रहा है? दैट इज जस्ट बाय मेजॉरिटी वोट, सिंपल मेजॉरिटी वोट से निकाल सकते हैं. तो आंसर इज सी. यस, हाँ. फिर आपने देखा यहां पे क्या लिखा है? नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय NCLT. यस, क्योंकि जिस डायरेक्टर को NCLT ने अपॉइंट किया है आपके कंपनी में, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते. याद रखना, अंडर सेक्शन 169 दो डायरेक्टर होते हैं जिसको आप कभी रिमूव नहीं कर सकते ये सब रेजोल्यूशन पास करके. दैट इज, वन इज डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय NCLT एंड दूसरा इज नॉमिनी डायरेक्टर. ये दोनों को आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी कोई भी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है जस्ट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. यस. देन नेक्स्ट जो है यहां पे लिखा है, यस, टू हुम शुड अ CS रिपोर्ट अबाउट द कंप्लायंस. अगेन आप देख रहे हो इतने सिंपल ऑप्शंस है, तो आंसर इज ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड्स द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग्स इशूड बाय द काउंसिल ऑफ ICSI एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. फ्रेंड्स, यहां पे बात हो रही है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की. आपको पता है SS1 जो होता है that talks about board meeting, SS2 talks about general meeting. आपको पता ना what is the secretarial standards? ये हमें बताता है किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है? जैसे अगर आप बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, सेक्शन 173 फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, वो क्या कहता है भाई कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. 4 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी हेल्ड मिनिमम इन अ ईयर. समझा? लेकिन आपको पता है वहां पे क्या लिखा है? सेक्शन 173 में लिखा है 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, बस इतना लिखा है. अभी सब कंपनीज ने रूल्स पढ़े, 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, 4 मीटिंग करने का है, बराबर. अभी सब कंपनीज ने पता है क्या करना चालू किया? सब कंपनीज ने अपना अपना रंगोली बनाना चालू कर दिया. मतलब देयर वर मेनी कंपनीज हु वर फॉलोइंग 4 मीटिंग्स इन अ कैलेंडर ईयर एंड देयर वर मेनी कंपनीज हु वर कंडक्टिंग मिनिमम 4 मीटिंग्स इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो इस बात की क्लैरिटी कौन देगा? तो आंसर इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. एंड एज आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग्स, तो बोर्ड मीटिंग्स का क्लैरिफिकेशन किसने दिया है? SS1 ने दिया है. सिमिलरली जनरल मीटिंग्स में ये सारे क्लैरिफिकेशंस हमको कौन देता है? SS2 देता है, करेक्ट? तो आंसर इज SS2. इजी?
हालांकि ऑप्शंस में आप देख रहे हो SS3 भी है, तो SS3 बात करता है रिगार्डिंग डिविडेंड, SS4 बात करता है रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स, जैसे बोर्ड रिपोर्ट बनाने हैं तो वहां पे SS4 का काम आता है। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट इज which of the following statements is incorrect with reference to the distinction between company and partnership? कौन सा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट बताना है अपन को, ठीक है, कंपनी एंड पार्टनरशिप को लेकर। फर्स्ट क्या है, कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन whereas partnership is not a distinct from its members, तो ये तो ट्रू है। then company can be dissolved at any time by agreement whereas a partnership firm can be dissolved only as per the rules laid down, अरे ये तो incorrect है बॉस। then in a partnership property of the firm belongs to the partners whereas in company it belongs to the company, तो ये भी correct है। कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू हैव इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड वेयरएज पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अपन को क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट क्या है, बी, सो आंसर इज बी। यस, समझ में आ रही है बात, यस। फिर आ गया सेट बी ऑफ May 21, यस। क्या बोला है, Vedanta Limited, a listed company on NSE, has decided to appoint Ms. Lakshmi Serigupta as woman director of its board. Which of the following statements is correct with reference to the given scenario? बच्चों लोग यहाँ पे वुमन डायरेक्टर की बात की, आप देख रहे हो वुमन डायरेक्टर, यस। आपको पता है फ्रेंड्स वुमन डायरेक्टर मतलब कौन सा सेक्शन, यहाँ पे याद आता है हमें सेक्शन नंबर 149, ठीक है, यस। हालांकि 149 में और भी बहुत सारी चीजें हैं like independent director also, but woman director is also part of 149। तो आपको पता है वुमन डायरेक्टर को कौन कौन से कंपनी में रखना होता है, if मैं आपको बताऊं तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोला, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी महिला डायरेक्टर। तुम्हारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से एटलीस्ट वन डायरेक्टर तो वो वुमन होनी कंपलसरी है। बट क्या ये सारे कंपनीज में कंपलसरी है, नहीं। This is applicable compulsory in every public listed company, यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। What about other companies? तो यहाँ पे बच्चा लोग अदर कंपनी वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है अदर पब्लिक कंपनी, यस, मतलब पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो अदर पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में कंपलसरी होगा इफ कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 CR और मोर, और टर्नओवर इज 300 CR और मोर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट इज कंपलसरी, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी। बाकी किसी कंपनी में कंपलसरी नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, बताते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वन, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट, ओके ये तो करेक्ट है। फिर बोला है देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ, गलत बोल रहा है, ये तो गलत है, गलत है, गलत है। The decision to appoint woman director is entirely at the discretion of the board of directors, नहीं ये भी गलत है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई ये सारे कंपनी में तो कंपलसरी है। Then it is not at all mandatory to appoint woman director for a listed company, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, A, therefore correct answer is A, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे as per Companies Act 2013 the board of every company referred to in section number 135 subsection 1 in pursuance towards a CSR policy shall ensure that company spends in every financial year at least dash। ये मैं आपको इसी लेक्चर में थोड़े क्वेश्चंस के पहले बता चुका हूं कि कंपनी को कितना स्पेंड करना पड़ता है, तो आंसर इज 2%। 2% of average net profits made by the company in the 3 preceding financial year, yes। मुझे पता है आप तो आंसर टिक भी कर चुके हो, आंसर इज 2%, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद a company is known as government company, yes, a certain percentage of paid up share capital is held by any of the government, central government, state government, both together, है ना, yes, and it includes a company which is a subsidiary company of government company। How much is the percentage value? बहुत सिंपल आंसर है 51%, ये भी मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं क्वेश्चंस में, राइट, वेरी सिंपल आंसर। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट
आंसर। आप देख रहे हो ये जब आता है ना, बार बार पेज जब स्क्रॉल करते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। देख रहे हो आप क्या लिखा है, कितना पावरफुल वर्ड है। आप देख रहे हो आपको हमने क्या बोल दिया है, देखो देखो क्या लिखा है, योद्धा लिखा है यार। यस, यू आर द वॉरियर्स। करेंगे नहीं करेंगे कुछ बड़ा काम, हाईएस्ट लाना है, अक्रॉस इंडिया हाईएस्ट लाना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस, जब हाईएस्ट आ जाएगा ना, सिर्फ थैंक यू बोल देना, बस काम हो गया, मेहनत वसूल। चलो आगे क्या बोला देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्या लिखा है देखो, कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ, hence it possesses only the properties conferred upon it by its MOA. And दूसरा, the actions and the objects of the company are limited within the scope of its memorandum of association. तो yes, I know यहाँ पे बहुत ही सिंपल आंसर है, सेकेंड वाला इज ट्रू, करेक्ट। एंड फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो, कंपनी ने किसको, कंपनी कैसे क्रिएट हुआ है, बाय लॉ, देयरफॉर ये वही प्रॉपर्टी क्या करेगा, होल्ड करेगा जो उसके एमओए के हिसाब से होगा। तो बच्चा लोग आंसर इज अगेन ट्रू, बिकॉज कंपनी कैन नॉट डू एनी एक्ट बियॉन्ड इट्स एमओए। एनी एक्ट देन बियॉन्ड एमओए वो क्या होता है, इट इज एब्सोल्युटली अल्ट्रा वायरस एंड देयरफॉर इट इज void. Then what is the minimum number of persons and directors respectively required for a public company? Yes, public company के लिए minimum कितने persons चाहिए, मतलब minimum कितने members चाहिए और minimum कितने directors चाहिए respectively. अरे इतना simple है यार, आपको पता है मैं पूछा किसको, धीरू भाई को, भाई कितने लोग चाहिए थे, उन्होंने बोला 7 लोग। कितने लोग, 7 लोग। तो 7 members चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए, एंड पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स कितने चाहिए, मिनिमम 3। तो 3 डायरेक्टर्स चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए, डन। फिर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय अ कंपनी इन जनरल मीटिंग or otherwise has to mandatorily furnish which of the following identifiers. आपको पता है क्या बोला इधर, जो पर्सन डायरेक्टर बनने वाला है उसको क्या फर्निश करना पड़ता है, तो आंसर इज डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता है ये क्या है, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन, जिसको डायरेक्टर बनना है उसको डिन लेना ही पड़ता है। यस, आपको मैंने बोला था क्लास में भी, बहुत बार बोल चुका हूं कि इंडिया में सबसे पहला डिन किसको मिला था, सबसे पहला डिन मिला था रतन टाटा जी को। आपको पता है डिन इज अ 8 डिजिट नंबर। यस, रतन टाटा जी का डिन नंबर पता है क्या है, डिन नंबर इज 1, 7 zeros and 1। मजा आ गया ना, आदमी भी नंबर 1 है, डिन भी नंबर 1 है, मजा आ गया है कि नहीं। यस, तो डिन इज कंपल्सरी। गाड़ी चलाने को लाइसेंस चाहिए, कंपनी चलाने को डिन नंबर चाहिए, बिना डिन के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। बहुत सिंपल चीज है, इसके बारे में डिटेल में बात क्लास में होती है। देन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हाउ कैन अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी बी रिमूव्ड। तो अगेन ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, डायरेक्टर को रिमूव करने की शक्ति किसके पास है, कंपनी के मेंबर्स के पास है, शेयर होल्डर्स के पास है कि नहीं। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल आंसर पहले बता चुका हूं मैं आपको, इट इज बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ओआर पास करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी अमेंडमेंट्स thereto on or from which day of its incorporation, company shall have its registered office capable of receiving and acknowledging all the communication. कितने दिन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आंसर इज 30 days। वेरी सिंपल। यस, एंड देन इट इज कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट इज, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर shall not act as a director unless he gives his consent to hold the office as director। सिंपल है। आपको पता है अगर आपको डायरेक्टर बनना है ना, आपको पहले लिख कर देना पड़ता है राइटिंग में, यू हैव टू गिव डिक्लेरेशन। क्या कि मैं लिख कर देता हूं, क्या, आई गिव अ डिक्लेरेशन दैट आई एग्री टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इन सो एंड सो कंपनी, ऐसा लिख कर देना पड़ता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर इज
यस, तो क्या लिखा है? पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शाल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स द राइटिंग कंसेंट देता है राइटिंग में, तो आंसर इज ट्रू. Second one, every director shall be appointed by the company in जनरल मीटिंग. यस, अरे कंपनी कौन चलाएगा? डायरेक्टर. कंपनी कौन चलाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली कंपनी का मालिक. तो कंपनी का मालिक कौन है? हु आर द ओनर्स ऑफ कंपनी? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ कंपनी. तो आंसर जनरल मीटिंग बिल्कुल सही है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है. यस, तो ट्रू 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 ट्रू, बी इज द आंसर. बच्चा लोग बात समझता है. एंड देन वी कम टू अगस्त 2020. यस, हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ स्क्रूटिनाइजर? ओके, which can be company secretary in practice to inspect the voting and remote e-voting process in fair and transparent manner. जो वोटिंग होती है फ्रेंड्स, आपको पता है there are types of voting. सेक्शन 107 से लेके सेक्शन नंबर 110 तक आप पढ़ते हो वोटिंग. यस, एग्जीक्यूटिव में आपको ये डिटेल में जनरल मीटिंग में बात होगी. तो सारा वोटिंग प्रॉपर हो इसीलिए एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट किया जाता है. इन फॉर्म नंबर MGT12 अपॉइंट किया जाता है ताकि सब कुछ बराबर रहे, कोई चीटिंग ना करे वोटिंग में, ऐसा. तो हु इज द पर्सन? तो आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं स्क्रूटिनाइजर को. एंड यस, वो स्क्रूटिनाइजर PCS भी हो सकता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बताना है अपन को. Yes, with reference to the actions taken by tribunal on a company by furnishing any false information or representation. ये जो आप देख रहे हो ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हमें दिए हैं एक्शंस टेकन बाय NCLT. कौन से केस में? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है गलत डॉक्यूमेंट देकर, फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर, तो क्या एक्शन लेता है NCLT, राइट. लेकिन अपन को क्या सिलेक्ट करना है? इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, राइट. तो देखो क्या है, इट मे पास ऑर्डर एज इट डीम फिट. अरे ये तो सही बात है. इट कैन पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. ये भी सही बात है. इट कैन डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द ROC. ये भी बराबर है. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी बराबर है. फिर इट कैन डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी लिमिटेड. ओ, ये गलत बात है. मतलब दिस इज द D इज द राइट आंसर, बिकॉज अपन को ढूंढना था इनकरेक्ट वन. बिकॉज आपको पता है जब भी कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देके फॉर्म होती है ना, तो वहां पे NCLT में डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड. यस, यहाँ पे क्या लिखते हैं? अनलिमिटेड आता है. लेकिन आपने देखा ऑप्शन में क्या दिया है? लिमिटेड दिया है. देयरफॉर वो इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, सो D इज द आंसर इन दैट केस. Yes, then as per Companies Act 2013, which of the following kinds of capital have voting rights? बहुत सिंपल आंसर है. किसके पास होते हैं वोटिंग राइट्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं वोटिंग राइट्स. देयरफॉर आंसर इज A. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोट कर सकते हैं, लेकिन not on all the matter, only on the matters which affect their interest. Okay. Then, as per Companies Act 2013, कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स. यस, आपको पता है कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15, है कि नहीं? लेकिन अगर कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो कर सकते हैं, हाँ. लेकिन मालिक को पूछना पड़ेगा. कौन मालिक? मेंबर्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, है कि नहीं? तो मालिक को कैसा वाला पूछना पड़ेगा? तो आंसर इज दैट इज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, राइट. यस, तो बच्चा लोग आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस खत्म, है कि नहीं? यस, सो दिस वाज योर योद्धा बैच. हम भी योद्धा है, आप भी योद्धा बन जाओ. चलो एग्जाम में वॉर करते हैं, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? यस, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनी अदर डाउट्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस. सारे वीडियोस देखने हैं सारे सब्जेक्ट्स के. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट सिर्फ थैंक यू लिख दो, बस दिल जीत लिया. थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन. गुड नाइट. बाय.